गुड इवनिंग दोस्तों। इलाहाबाद कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के कुछ ऐसे शब्दावलियों पे बात करेंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई बार बच्चों ने हमसे इस शब्दावलियों को लेकर के क्वेश्चन भी पूछा, उनके क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। आज आप लोग इनके बारे में समझ जाएं कि आखिर में इसमें बेसिक अंतर क्या है, तो आप लोगों को फिर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द आता है कर, टैक्स। कर किसे कहते हैं? व्हाट इज द टैक्स? कर क्या है? समझते तो सब लोग हैं, लेकिन कोई अच्छा सा शब्द या सेंटेंस नहीं मिलता कि आखिर में हम इसे कैसे बताएं। तो ध्यान रखें, कर क्या है? कर हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा लिया जाने वाला वह अनिवार्य वस्तु या मुद्रा है जिसके बदले में सरकार कुछ देने की गारंटी नहीं देती। सरकार यद्यपि ध्यान रखें कि कर हमसे क्यों लेती है। कर इसलिए लेती है कि जिससे वह हमारे लिए कुछ जीवन के बहुउपयोगी जो कार्य हैं वो हमें उपलब्ध करा पाए, हमारे लिए रोड का निर्माण कर पाए, बिजली की व्यवस्था कर पाए, विद्यालय बनवाए और भी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे वो पूरा कर पाए। यद्यपि सरकार हमसे कर इसी उद्देश्य से लेती है, लेकिन वह इस उद्देश्य को पूरा करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक चीज और भी, यहां पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, वस्तु या मुद्रा। वस्तु भी हो सकती है कर के रूप में और मुद्रा भी हो सकती है। प्राचीन काल में कर के रूप में अनाज दिया जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कर के रूप में साड़ी दान में दिया था, साड़ी को दिया था। कर कुछ भी हो सकता है। वर्तमान में जो टैक्स है, कर है, वो किसके रूप में हम लोग देते हैं? मुद्रा के रूप में देते हैं। तो जब हम यहाँ पे वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु में कुछ भी हो सकता है, और अगर मुद्रा की बात करते तो मुद्रा तो केवल मुद्रा होती है, जिसे आप लोग समझ रहे हैं। तो ध्यान रखें, कर क्या है? सरकार के द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य वस्तु या मुद्रा जिसके बदले सरकार कुछ देने की गारंटी नहीं देती है। दूसरा शब्द है शुल्क, जिसे हम फीस कहते हैं। शुल्क क्या होती है? शुल्क और फीस में अंतर क्या होता है? शुल्क कह सकते हैं जब किसी वस्तु व सेवा के उपभोग के बदले इस उद्देश्य से किसी वस्तु या मुद्रा का भुगतान किया जाए जिससे जिस वस्तु या सेवा का उपभोग किया गया है वह व्यवस्था चलती रहे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे शुल्क कहते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा के उपभोग के बदले दिया जाने वाला या लिया जाने वाला वह वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे उसे शुल्क कहा जाता है। दोस्तों, जब यहां पे शुल्क की बात आती है तो ये डिफिनेशन होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु या सेवा के उपभोग के बदले उसकी जितनी उपयोगिता है उसकी उपयोगिता के बराबर जब हम किसी वस्तु का या मुद्रा का मूल्य देते हैं
तो वह उस वस्तु की कीमत कहलाती है। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता के बदले जब हम भुगतान जो करते हैं वह उसकी कीमत कहलाती है। अगर हम किसी वस्तु की कुल उपयोगिता के बदले हम केवल क्या करते हैं, इतना भुगतान करते हैं जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, कुल उपयोगिता के बराबर हम भुगतान नहीं करते, तो वहाँ पे वो क्या कहलाता है, शुल्क कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी विद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ पे आप शुल्क जमा करते हैं, वहाँ पे आप शिक्षा की कीमत जमा नहीं करते, क्योंकि अगर आप को जो शिक्षा दी जा रही है वह एक अमूल्य शिक्षा है। उससे आपकी लाइफ में जो परिवर्तन होता है, आपकी लाइफ में जो इनकम होती है, उसके बदले आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने शुल्क के माध्यम से केवल इतना ही करते हैं कि जिससे कि उस विद्यालय या यूनिवर्सिटीज में कुछ छोटे मोटे कार्यों को किया जा सके। किसी भी विद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होता है उसका वेतन, उसकी जो बिल्डिंग होती है, उसके जितने भी स्टाफ होते हैं, उन लोगों के अगर हम पेमेंट की बात करें तो आपकी फीस से वो सभी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखिए, तो आप लोग ऐसे स्थानों पे क्या देते हैं, शुल्क देते हैं, जहां पे उसकी कुल उपयोगिता के बराबर भुगतान नहीं कर पाते। लेकिन जब रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो तो वहां पे क्या करते हो, जो भोजन होता है उसकी कीमत आप देते हो, तो उसकी कीमत हो जाती है। आप किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो आप पार्क में ना तो टैक्स देते हैं, ना तो कीमत देते हैं, वहां पे क्या देते हैं, शुल्क देते हैं। जो शुल्क पार्क को में प्राप्त होता है उससे उस पार्क का रख रखाव कर पाना संभव नहीं है। वहाँ पे 2-3 स्टाफ होते हैं, उनको सैलरीज दी जाती है, उतना बड़ा गार्डन होता है, तो खर्चे उसमें बहुत होते हैं। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि आपको पार्क में घूमना है तो उतना बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, फिर सब फुलवारियों का, बाग बगीचों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव जाएगा। आप सुबह शाम वहाँ पे घूमते हैं, आपने क्या जो आनंद लिया आपने उसकी पूरा भुगतान कर पाए नहीं, केवल इतना ही आपने भुगतान किया जिससे कि वहाँ पे रख रखाव या कुछ सुविधाएं मिल जाए और आपको भी एहसास हो कि हाँ आपने कुछ यूज किया, आपने कुछ दिया, तो क्या होगा, वह आपका शुल्क कहलाएगा। उपकर क्या होता है, जब कर आधार पर क्या है, जब कर के आधार पर किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर आरोपित किया जाए तो उसे उपकर कहते हैं। या आप कह सकते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य पे खर्च करने के लिए जब कर के आधार पर कर का आरोपण किया जाता है तो उसे उपकर कहते हैं। कर आधार, टैक्स बेस, यहां पे जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अधिभार क्या होता है, अधिभार सरकार अपने बजटरी घाटे को पूरा करने के लिए जो कुल कर दायित्व है, उस कर दायित्व पे जो कर का आरोपण करती है उसे क्या कहा जाता है, अधिभार कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक कर आधार और दूसरा कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटीज। ये है क्या, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम 5 लाख है। कितनी है, 5 लाख आपकी इनकम है। 5 लाख आपकी इनकम है, इस 5 लाख पे आपको मान लीजिए टैक्स देना है। टैक्स का इतना देना है, टैक्स 2.5 लाख तक आपको टैक्स से राहत दी गई है। बचा कितना, 2,50,000। 2,50,000 पे आपको 5% क्या देना है, टैक्स देना है। कितना हो जाएगा,
25 पच्चे क्या हो जाएगा 12,500। ये क्या है 12,500। ये 12,500 ये आपकी क्या है टैक्स लाइबिलिटी है। क्या है टैक्स लाइबिलिटी। आपका जो 5% है ये कर का आधार है ना। इस पे कहा गया कि अगर आपकी इनकम इतने होगी तो आपको इतना प्रतिशत टैक्स देना होगा। तो एक कर का क्या हुआ आधार का 5 होता है, 20 होता है, 30, एक सब क्या है कर के आधार है। तो 20 पे लगा दिया गया तो कर का आधार, 30 पे लगा दिया गया तो कर का आधार, 5 पे लगा दिया गया तो कर का आधार। एक कर आधार पे जैसे मान लीजिए अब इसी पे उपकर लगा दिया जाए, 5% कर है और यहाँ पे 3% शिक्षा का उपकर लगा दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पे 2,500 तो 12,500 ये तो क्या हो गया आपका टैक्स होगा। इसका जो है 3% कितना होगा 3% 1,500 पैसों से ऐसे काट देंगे, कट जाएगा नहीं 7,500 7,500 ये आपके क्या होंगे ये शेष होगा। जिस उद्देश्य के लिए शेष लगाया गया यह उसी ही मद में चला जाएगा। जैसे शिक्षा का उपकर होता है तो शिक्षा ये क्या होगा ये सरकार की ध्यान रखिएगा जो शेष होता है और अधिभार होता है ये टैक्स रेवेन्यू का भाग नहीं होता है। ये शिक्षा के लिए लगाया गया था तो शिक्षा के मद में चला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है अधिभार की। अधिभार क्या है ये टैक्स लाइबिलिटी पे लगाया जाता है। जैसे टैक्स लाइबिलिटी आपकी 12% है मतलब 12,500 ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, इस पे लगा दिया गया 10%। तो ये 12,500 का 10% कितना होगा 12,500 का 10% आपका 250 के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका इतना 12,500 का 10% आपका 125 रुपये आपका क्या होगा ये अधिभार होगा 125 रुपये। और यह 125 रुपये कहाँ पे सरकार के बजट में चला जाएगा जो सरकार अपने बजटरी घाटे को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। ये कहाँ से रुकेगा भैया।